जो चैप्टर है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, नया चैप्टर। तो इसमें सबसे पहला वर्ड हम स्टार्ट करते हैं वर्क। इसको समझते हैं। वर्क एक ऐसा शब्द भी है जिसे हम अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। एक आम आदमी भी यूज करता ही है इस वर्ड को, ठीक है। जब बाजार से दो काम कर ला, या मेरा ये काम कर दे, हिंदी में इसको काम बोलते हैं, कार्य या काम कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जब हम ये वर्क वर्ड यूज करेंगे तो इसका कुछ अपना पर्सनल मायने है, इसकी अपनी खुद की डेफिनेशन है। इसे आप कोइंसिडेंस ही बोल सकते हो कि जनरल लाइफ में भी वर्क वर्ड यूज होता है, लेकिन उस वर्क से इसको मैच नहीं करेंगे। क्लियर है? इन फिजिक्स, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वर्क हैज अ डेफिनेट मीनिंग। वर्क का अपना मायने है, वो आज हम सीखना स्टार्ट करते हैं। वर्क, ठीक है। आम जिंदगी में तो झाड़ू पोंछा बर्तन लगाने को भी वर्क बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में वर्क तब बोला जाता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों इन्वॉल्व हो। और तीसरी चीज और है अभी इसमें, ठीक है, तीसरी चीज और इन्वॉल्व है। हाँ, भूमिका ने डेफिनेशन भी लिखी, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड विद द एक्शन ऑफ फोर्स। बिल्कुल ठीक, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड आफ्टर द एक्शन ऑफ फोर्स। बॉडी इज डिस्प्लेस्ड विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लगाने के बाद यदि कोई चीज खिसकती है, फोर्स भी जरूरी है और बॉडी का खिसकना भी जरूरी है, ठीक है। फोर्स भी जरूरी है और खिसकना भी जरूरी है। तो अब डेफिनेशन और नोट, वो तो सब नोट्स में है ही मौजूद। अबाउट वर्क इज सेड टू बी डन इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कलेस और है बेटा, ये कलेस और है डेफिनेशन की, तो मैं लिख देता हूं। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done if body is displaced, if body is displaced in the direction of force, body is displaced in the direction of force। क्लियर है? ये है डेफिनेशन, यानी फोर्स भी इन्वॉल्व होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। चलिए मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन चलिए मैं सिचुएशन बताता हूं आपको। पहली सिचुएशन, केस फर्स्ट, क्योंकि फिजिक्स तुरंत मैथमेटिक्स पे आना चाहती है, तुरंत मैथमेटिक्स, हमें बात नहीं करती, हमें मेजरमेंट दो, वर्क कैसे कैलकुलेट होगा। तो चलिए सपोज करिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, मैंने इस पे कोई फोर्स लगाई और बॉडी इधर डिस्प्लेस भी हो रही है, और यूं खिसक के यूं इधर डिस्प्लेस हो गई, यानी ए पर थी बी पर आ गई। इमेजिन करना, मैंने इस पे एक फोर्स लगाई, सपोज करो फोर्स कांस्टेंट है, ये नहीं कि यहां से यहां तक बदल रहा हूं। देखो एक फोर्स कैसी होती है कि आप जब बाइक चलाते हो, इंजन ने एक तमीज से फोर्स लगाई, एक होती है ब्रेक, पेट्रोल खत्म हो जाता है, ऐसी नहीं, ऐसी भी आएगी, लेकिन पहले हम आसान चीजें पढ़ना शुरू करना चाहिए, कठिन चीजें, ओब्वियसली पहले आसान चीजें पढ़ना शुरू करना चाहिए। कि माना मैंने एक कांस्टेंट फोर्स, मतलब एक तमीज से फोर्स लगाई, ए से लेके बी तक खिसकाने में फोर्स बदली नहीं, मतलब ये नहीं कि जब मैं ए से बी तक खिसका रहा था तो पहले 10 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन, फिर 50 न्यूटन, फिर कुछ, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक ही तमीज से फोर्स यदि लग रही है तो, यानी चीजें आसानी से शुरुआत करते हैं। और माना ये डिस्प्लेस हो गया, तो अब आप गौर से देखो, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी की डायरेक्शन में हुआ है, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी की डायरेक्शन में हुआ है, और डेफिनेशन भी यही है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क का जो फॉर्मूला बनाया हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये ध्यान रखना, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, जो इसकी दिशा में ही हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। लेकिन सीन सेकंड देता हूं हमें, केस सेकंड, केस सेकंड, मान लो ये वही सरफेस है, ये वही बॉडी है, मान लो मैंने रस्सी बांध के फोर्स ऐसे लगानी चालू कर दी, वही फोर्स है, बस सीधे ना लगा के थोड़ा एंगल बना के लगानी चालू कर दी। अब तुमने देखा हो ना, घास काटने वाली मशीन को खींचते हैं तो थोड़ी रस्सी या जो हैंडल होता है वो थोड़ा तिरछा खींचता है, लेकिन मशीन ऐसे खिसकती है। अब सुनना, गौर से सुनना, फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं लेकिन मशीन ऐसे खिसकती है, मशीन ऐसे खिसकती है, और फाइनली सपोज करो आपने इसमें बॉडी को ऐसे भी फाइनली खिसका दिया। अब यदि मैं वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस लगाऊं तो ये बदतमीजी होगी, ये बदतमीजी है।
क्योंकि डेफिनेशन ये है कि वर्क को कैलकुलेट करना है तो आपको फोर्स देना है और डिस्प्लेसमेंट देना है, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। या फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो वाली चीजें मल्टीप्लाई करनी है। अब फोर्स कहीं और जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और जा रहा है, फोर्स कहीं और जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और जा रहा है नहीं जा रहा, तो अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहां पे तो काम कर गया फॉर्मूला, लेकिन यहां नहीं करेगा काम ये फॉर्मूला। तब हम क्या करते हैं, सुनिए, अब थोड़ी सीआईडी लगाते हैं। यार फोर्स इधर लगाई, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, सर ने बोला है फोर्स की डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला फोर्स लेना है। अब इस एफ के दो कंपोनेंट तोड़ो, कंपोनेंट तोड़ना तो सिखाया है मैंने। इस एफ का एक कंपोनेंट तो ये होगा ना, ये होगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। अब थोड़ी देर के लिए एफ को एक्टिंग करो, दिख नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए देखो ही मत एफ को। अब आप बताना यदि मैं वर्क का, एक्चुअली आप ऐसे समझो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लेना होता है हमें फॉर्मूला, शब्दों में बात करें तो। और कौन सी फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो ऐसे ही समझ लो कि मुंह से तो बोल ही रहा हूं मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस फॉर्मूले में एफ इंटू एस था। लेकिन अब सुनना, अभी मैंने क्या शुरुआत बोली थी कि मैं इसमें एफ इंटू एस नहीं लगाऊंगा क्योंकि एफ कहीं और जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और है। लेकिन यदि गौर से देखना, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा है। तो यहां हम फोर्स, ये फोर्स ही हुई, लेकिन फोर्स की वो औलाद जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इस केस में ये आपका निबट गया एफ इंटू एस, लेकिन सही मायने में फॉर्मूला ये लगेगा क्योंकि डेफिनेशन यही है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो इस वाली फोर्स की डायरेक्शन में तो बॉडी डिस्प्लेस हुई नहीं, बॉडी तो इधर खिसकी है, इधर खिसकी है, तो इसलिए वो वाली फोर्स, इसमें भी हमने वही फोर्स दी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में दी, इसमें भी हमने वो वाली कंपोनेंट ले लिया फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। तो वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, ऐसे आगे पीछे लिख दिया, बस आगे पीछे लिख दिया। अब गौर करो इसमें थीटा क्या चीज है, गौर से देखो थीटा क्या चीज है, एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। थीटा क्या चीज है, एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। एफ जो पापा थे इन द बिगनिंग यही तो था एफ और थीटा के बीच, वो एफ और एस के बीच का एंगल। तो यानी आप सोचो कि मेरा ये फॉर्मूला हर बार काम कर जाएगा, हर बार नहीं करेगा, हर बार ये काम करेगा, ये है असली फॉर्मूला। अब ठीक है, 9th में तो बच्चे को कंपोनेंट वगैरह नहीं सिखाया जाता ना, तो 9th में ये फॉर्मूला कह लेते हैं बेटा ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से उसको ये फॉर्मूला सिखा दिया गया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आपका मेंटल लेवल बढ़ा तो आपको सिखाया जा रहा है कि ये है प्रॉपर फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। हियर थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। एफ माने फोर्स वेक्टर, ये वाला जो फोर्स था एफ वेक्टर, और एस वेक्टर इस दिशा में था ना। हम पता है इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो वर्क का फॉर्मूला है, ये जो मैंने एफ एस कॉस थीटा लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डॉट एस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट। आपको ध्यान होगा यदि भूल गए तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है। यानी अब आपको यह समझने के लिए डॉट प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए, ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा होता है, तो एफ डॉट एस का मतलब एफ एस कॉस थीटा होगा। तो इसको ट्रिम करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब बताइए, जब हम ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा खोलते हैं मतलब, तो थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है, तो इसलिए एफ डॉट एस जब खोलेंगे तो इसका मतलब थीटा एफ और एस के बीच का एंगल होगा। तो असली फॉर्मूला ये एक्चुअली पता है, ये एक फॉर्मूला, यदि मैं आपसे कहूं कि इसमें असली इनमें से कौन सा फॉर्मूला याद करना है, दोनों याद करने हैं, तो मैं आपको फिर यदि फॉर्मूला याद करना है तो ये वाला याद करो, ये तो अपने आप याद हो गया। कैसे, मैं आपसे कहूंगा यदि आपको दो में से केवल आपके दिमाग में हार्ड डिस्क में केवल एक ही फॉर्मूला याद करने की ही जगह है, तो आप ये वाला याद करना। कैसे, सुनना, यदि मैं ये वाला फॉर्मूला इस वाले सिचुएशन में लगाऊं तो गौर से बताओ, इस फिगर में एफ ये रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इन फिगर फर्स्ट बताइए थीटा कितना है, जज करके बताइए। थीटा एफ और एस के बीच का एंगल जो इस समय थीटा,
इस वाले फिगर में एफ और एस के बीच का एंगल कितना है? नहीं, मैं यही फॉर्मूला जानता हूं, सपोज करो। ठीक, उत्सव ने, सिल्की ने ठीक आंसर दिया। इस वाले फिगर में एफ ये रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो थीटा 0 है ना, थीटा 0 है। तो आप यही फॉर्मूला लगा दो, यही हम तो यही तो बताना, वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब वर्क का फॉर्मूला आया मात्र एफ एस। अब आप बताओ इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला छिपा हुआ है या नहीं? यानी आप इसे एज अ परमानेंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यानी इसको याद कर डाला तो पहला वाला तो अपने आप झिंगा लाला, इसको याद कर लिया एफ एस कॉस थीटा तो वो तो झिंगा लाला। तो यानी हम वर्क का फॉर्मूला ये वाला याद करेंगे, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और ध्यान रखो इसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला फोर्स लिया है, तो डेफिनेशन भी क्योंकि इसकी की यही है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एफ का यानी अभी एक चीज और बताता हूं, तो यदि मैं इसकी समरी लिखूं, यदि मुझे केवल एक छोटी सी, यदि सपोज करो आज से 2 महीने बाद मुझे रिवाइज कराना पड़ा, तो मैं ना क्या करूंगा, ये सब मिटा दूंगा। सुनना, जब रिवीजन होता है तो रिवीजन के तरीके से होता है, मैं फटाफट बोलूंगा वर्क की डेफिनेशन ऑफ बॉडी, वर्क इज सेड टू बी डन इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सिर्फ मैं एक ही फिगर दिखाऊंगा, बस सिर्फ एक ही फिगर दिखाऊंगा कि ये रहा फोर्स। कौन सी फोर्स है ये? कांस्टेंट। और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना। तो वर्क का फॉर्मूला मैं सीधे सीधे सिर्फ ये लिखूंगा, एफ एस कॉस थीटा, कहानी खत्म। या मतलब अभी मैंने बोर्ड यहां से लेके यहां तक भर दिया था, अब केवल इतना काफी है। यानी आपका काम सिर्फ इस फॉर्मूले से हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब एक और कहानी में ट्विस्ट, ये फॉर्मूला आपको अच्छा लगने लगा कि हाँ चलो वर्क का फॉर्मूला ये है, लेकिन गौर करा आपने इस फॉर्मूले में एक शर्त है, अब भी इस फॉर्मूले में अब भी एक शर्त है। सोचो कौन हिंट दी है मैंने? इस फॉर्मूले में शर्त यह है कि ये जो फोर्स आपने लगाई है, कंडीशन अप्लाइड, फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, तब लगेगा ये फॉर्मूला। फोर्स कांस्टेंट, हाँ जी, ये नहीं कि बॉडी यहां ए से लेके बी तक, फोर्स अपने नेचर बदल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है, फिर हम फोर्स रख ही नहीं पाएंगे। पता है इसका क्या मतलब है? जैसे कि कोई फोर्स इतनी डिस्प्लेसमेंट तक वही रही। अब मान लो यदि सिचुएशन तुम्हें दूसरी दे दूं, ये एक्चुअली आप इसे केस फर्स्ट मानिए, अब आपको केस सेकंड देता हूं। मान लो वाकई फोर्स ऐसी हो, ऐसी फोर्स हो, फिर वेरिएबल हो। जैसे मैं आपको वेरिएबल फोर्स का और एक कांस्टेंट फोर्स का एक एग्जांपल देता हूं। यदि कोई बॉडी, ये चौक मेरे हाथ से छूट जाए, तो जब ये नीचे गिर रही होगी, तो जब ये यहां पर थी तो इस पे फोर्स mg, थोड़ा सा नीचे जब आई होगी अल्ट्रा स्लो मोशन में, तब भी इस चौक पे फोर्स mg, जब ये नीचे आई तब भी फोर्स mg। तो इस पूरे सिनारियो पे, मतलब यदि चौक मेरे हाथ से गिर जाए तो बताओ फोर्स कैसी रही? कांस्टेंट। ये mg फोर्स ही तो है, ये बॉडी अंडर ग्रेविटेशन फोर्स ही तो गिर रही है, चौक ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर में तो गिरी, तो ये फोर्स कैसी रही? कांस्टेंट। कांस्टेंट, बदली तो नहीं ना, बदली तो नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरे यहां इधर दीवार है ना, या एक मिनट, ये दीवार ले लेता हूं, ठीक है। ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये दीवार पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझसे कोई कहे कि इसे खिसकाओ, अब जब मैं इसे खिसका रहा होऊंगा तो मुझे जोर लगा कि ऐसा रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। बताइए, फोर्स भी लगानी पड़ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लगानी पड़ रही है, क्योंकि मैं जैसे, ठीक है ना, रिपल्सन लग रहा होगा बेटा इसमें, है ना, दूर से ही। अब आप एक चीज महसूस करना, यदि मैंने इस चौक को यहां से खिसका के यहां ले आया, यहां से खिसका के यहां ले आया, तो ये वेरिएबल फोर्स रही, यहां से लेके यहां तक। थोड़ा सोचो, नहीं तो मैं मदद करता हूं, बताना फोर्स वेरिएबल रही या नहीं, कैच करो। जब मैं चौक को यहां से यहां लाया, अब खिसका रहा हूं, इसमें तो बहुत कांस्टेंट फोर्स से खिसका दिया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, तो वेरिएबल रही। क्यों रही वेरिएबल? भूमिका और उस सबको तो चलो लगने लगा, वेरिएबल इसलिए रही क्योंकि जैसे जैसे मैं पास आऊंगा रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा, रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा, रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा, फोर्स। और जैसे आप दो मैग्नेट को लाओ पास में, चलो मैं चार्ज वाला एग्जांपल छोड़ता हूं, इसे मैग्नेट मान लेते हैं, ठीक है, एक पावरफुल मैग्नेट,
तो ऐसे करके एक मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल, ये कोई दूसरी मैग्नेट। जब मैं जैसे जैसे पास लाऊंगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फोर्स, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फोर्स, एकदम लगाना पड़ेगा। तो बताइए इस चौक को यहां से यहां तक लाने में मैग्नेट को, ठीक है बेटा वीडियो दिख रही होगी मेरे पास, ठीक आ रही है कि नहीं है बेटा? वीडियो में कोई इशू नहीं आ रहा, मेरे पास ठीक आ रही है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। तो अब चलिए, तो मैंने क्या कहा, अब मैं आपको ऐसी सिचुएशन दे दूं जिसमें फोर्स वेरिएबल हो, यही वाली। अब इसमें तो क्या रहा, पल पल पे हर छोटे छोटे कदम पे फोर्स बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूं, फोर्स भी बढ़ रही है, फोर्स भी बढ़ रही है, फोर्स भी बढ़ रही है। तब हम क्या करेंगे, तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है? तब कौन सा फॉर्मूला करेगा, तो इफ फोर्स इज वेरिएबल, यदि फोर्स वेरिएबल हो देन हम फिर वर्क का ये फॉर्मूला ना यूज करके पहले ना हम स्मॉल वर्क डन, जैसे सीन देता हूं, ये रही बॉडी, ये रही फोर्स, लेकिन अब की बार ये फोर्स बदतमीज वाली है, वेरिएबल है, परेशान करने वाली है। ये फोर्स वेरिएबल है, मतलब जो हर पल पल पे बदलेगी। तब हम, अब आप बताओ, और बॉडी को आपने यहां से लेके यहां तक खिसका दिया, इमेजिन करो यहां से यहां तक खिसका दिया बॉडी को, डिस्प्लेसमेंट। अब आप तब भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, एफ एस कॉस थीटा, इमेजिन करो आप अब भी यही फॉर्मूला यूज कर रहे हो। चलो आप थीटा की वैल्यू कुछ रख दोगे, जैसे सपोज करो ये 60 डिग्री है, 60 डाल दोगे, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट डाल दोगे, मान लो 10 मीटर, एस की जगह 10 लिख दिया, कॉस थीटा की जगह कॉस 60। अब फोर्स की जगह क्या रखोगे फिर, अब क्या रखोगे, क्योंकि फोर्स, ये वही एग्जांपल मान लो जैसे मैग्नेट को पास ले जा रहा हूं, कि फोर्स पूरे 10 मीटर के दौरान तो एक सी नहीं रही ना, इस पूरे, यदि मैं यहाँ 20 रखता हूं तो इसका क्या मतलब है, मैं ये एज्यूम कर लिया कि इस पूरे 10 मीटर के दौरान फोर्स 20 रही, जो कि नहीं हुआ, ऐसे करके फोर्स चलिए परेशान। तो यानी ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा ना, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट रख सकते हैं, थीटा रख सकते हैं, पर ये क्या रखें, ये तो बदल रही है ना। तब हम क्या करते हैं इसमें, फिर हमसे ये कहा जाता है कि भैया नहीं कैलकुलेट कर सकते, पहले आप इसमें छोटा सा वर्क डन निकाल लो, स्मॉल वर्क डन, उतनी देर का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो जितनी देर तक फोर्स, मतलब फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, यही वाला, लेकिन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। मान लो हम यहां से यहां गए ही नहीं, हमने केवल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया यहां से, बहुत मामूली सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सॉरी बेटा, एक और बार सॉरी। तो हम पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और वो फॉर्मूला लगाते हैं एफ डॉट डी एस। जैसे आपने ये सीखा वैसे ही आप इसे एज ए सीखने वाले दृष्टिकोण से सीखना, कि जब फोर्स इस पूरे ट्रैक के दौरान घटती रही या बढ़ती रही, बदलती रही, तो आप पूरे ट्रैक के लिए फोर्स का फॉर्मूला है ही, वर्क का फॉर्मूला है ही नहीं, यहां से लेके यहां तक वर्क का फॉर्मूला है ही नहीं। आप पहले कोई छोटे से के लिए वर्क डन निकाल लो। ये पता है क्या चीज है, पहली बार सीख रहे हो शायद, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने स्मॉल वर्क डन निकाला फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आपने क्या कहा, हम यहां से यहां तक का निकाल ही नहीं रहे, हम यहां से यहां तक का निकाल रहे हैं। और ये डीएस मैंने इतना बड़ा दिखा दिया है, सच में डीएस इतना चिन्नी वर्ड सा होगा, बहुत चिन्नी सा, फिर वो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर इस टोटल इसको इंटीग्रेट कर लो। एक्चुअली नोट्स में मैंने शुरुआत यहां से करी है, नोट्स में शुरुआत यहां से करी है। ये होता है असली फॉर्मूला, सच्चाई ये है हमारा असली फॉर्मूला वर्क का। देखो 9th में ये पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा एफ एस कॉस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा। लेकिन सच्चाई ये है, यदि आपको चॉइस क्या दी थी, इन दोनों में से एक याद करना है तो इसे याद करना। लेकिन यदि मैं कहूं, अभी 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 एक ताजा समाचार मिले हैं, ताजा समाचार ये मिले हैं कि वर्क का एक और फॉर्मूला आ गया है, पैदा हो गया है, एफ डॉट डी एस, सर कह रहे। तो यदि आपके दिमाग की हार्ड डिस्क में केवल एक ही फॉर्मूला याद करने की जगह हो, तो ना आप ये याद करेंगे ना ये याद करेंगे, सिर्फ ये याद करेंगे। ये है वास्तविकता में असली फॉर्मूला, ये है असली फॉर्मूला वर्क का, ये होता है फॉर्मूला। अब आप बताइए, ये फॉर्मूला 9th में तो नहीं बताया जा सकता था ना, क्योंकि इंटीग्रेशन तो नहीं जानता बच्चा। आपको इंटीग्रेशन यहां से लेके यहां तक की लिमिट चढ़ जाएंगी, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये है वर्क का फॉर्मूला। कब यूज करना है, कभी भी। सच्चाई ये है, इस फॉर्मूले में कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, ये कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी। मैंने थोड़ी देर के लिए बोल जरूर दिया वेरिएबल, वेरिएबल में तो ये लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, ये ही लगाना पड़ेगा यदि फोर्स बदतमीजी वाली हुई। लेकिन यदि आपको इसका एक केस दिखाता हूं, सुनो, एक स्पेशल केस दिखाता हूं। मान लो आपकी हार्ड डिस्क में
सिर्फ यही फॉर्मूला सर्वाइव कर गया। क्या आपको वर्क डन का एक ही फॉर्मूला जानते हो? वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस। तो यदि फोर्स कांस्टेंट हुई, सोचो यदि फोर्स कांस्टेंट हो गई, यदि फोर्स कांस्टेंट हुई, तमीज वाली हुई, तो बताना इंटीग्रेशन का संविधान, नियम, कानून ये कहता है जो चीज कांस्टेंट होती है उसे आप बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से, यदि वो कांस्टेंट है तो मैंने क्या लिखा, इफ एफ कांस्टेंट है तो बताना ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है उसमें एफ बाहर आ जाएगा ना, एफ बाहर आ जाएगा। ठीक है, एफ वेक्टर कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, तो एफ वेक्टर कांस्टेंट है ना, इसका मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले, तो आप एफ वेक्टर को बाहर ले लीजिएगा, अंदर रह गया डीएस। अब बताओ डीएस का इंटीग्रेशन तो झंडू मामे ना, डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डीएस का इंटीग्रेशन एस। सिंपल, श्याम नेवले वाला एग्जाम्पल है ये तो श्याम नेवले वाला एग्जाम्पल है, ध्यान करो। सांप नेवले की लड़ाई हो जाए तो कटमट जाते हैं, ठीक है, लुटपिट जाते हैं, एस बचता है। तो अब आप बताइए, हमने यही फॉर्मूला अपने दिमाग में रखा, जब इस फॉर्मूले को कांस्टेंट फोर्स के लिए यूज किया तो ये आ गया, यही तो आया ना, यही तो आया ना, यही देखो। यानी यदि मैं बोर्ड, अब यदि आज से 2 महीने बाद फिर रिवाइज कराऊं, फिर से 2 महीने बाद रिवाइज कराऊं, तो मैं ना ये फॉर्मूला बताऊंगा ना ये बताऊंगा, सीधे वर्क का एक ही फॉर्मूला याद करना है। तो सुनो, 100 बातों की एक बात, वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है। आप ऐसे याद करिए कि यदि ये कोई बॉडी है और इसमें ये फोर्स है कैसी भी, पहले तब भी मैंने यहां कांस्टेंट लिखा, फिर एक बार वेरिएबल लिखा, कैसी भी फोर्स कैसी भी हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, थीटा ये रहा एंगल, तो और बॉडी को यहां से यहां तक खिसका दिया है हमने, तो यहां से ले जाके यहां तक कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा एफ डॉट डीएस, कहानी खत्म, पैसा हजम। सिर्फ ये याद करना है, और ये वो फॉर्मूला है जिसमें कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है ना, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, कभी भी यूज कर लेना। तो ये हुई ना मर्दों वाली बात, अच्छी बात, परमानेंट फॉर्मूला। और एक और बात बता दूं आपको, 11th में सच्चाई ये है, हमारी फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं असली फॉर्मूले। जो भी जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला आपसे कहा जाए एस अपॉन डी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला बोला जाए ये डीएस अपॉन डी टी, बताओ कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, ऊपर वाला नीचे वाला, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है? नीचे वाला एक्यूरेट है, इंस्टेंटेनियस निकालेगा, इंस्टेंटेनियस। पढ़ा तो हमने ये भी था 9th में, लेकिन 9th में इसे तो नहीं पढ़ा सकते थे ना, नहीं पढ़ा सकते थे, तो इससे ज्यादा एक्यूरेट ये था, काम चल रहा था इससे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी, फलाना वेलोसिटी, मोमेंट फोर्स का फॉर्मूला P2 माइनस P1 या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V माइनस U अपॉन T यूज करते आ रहे थे, नो डाउट, लेकिन असली फॉर्मूला मानो ना मानो ये वाला है। तो जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ज्यादा एक्यूरेट होते थे, वैसे ही यदि आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये जो आया है, ये नॉर्मल जो W बराबर एफ एस था ना, जो पहले तक पढ़ते आ रहे थे, उनसे एक्यूरेट ये होते हैं। बस ये मान लीजिए एक्यूरेसी बढ़ गई आपकी। और इसी में मैं स्पेशल केस फिर से ऐड कर देता हूं, स्पेशल केस कि यदि ये वाली जो फोर्स है कैसी भी जो लिख रही है, यदि F इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए, यदि ये फोर्स कांस्टेंट हो, तो भैया इंटीग्रेशन का देन वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा F भाई साहब बाहर आ जाएंगे, अभी करके जो दिखाया था बस उसको बोर्ड पे लिख रहा हूं, वर्क डन इक्वल टू F डॉट S। ठीक है, तो यदि, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाइड हो गई, बोलो ये कब लगेगा? यदि आप डायरेक्ट इसे यूज करना चाहते हो, मान लो डायरेक्ट यूज करना चाहते हो, तो ये तब लगेगा जब फोर्स कांस्टेंट हो। इसमें तब भी कंडीशन अप्लाइड है, इसमें कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। आइए चलिए पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा सा वर्क के इस फॉर्मूले का। मान लो अभी मैं इस फॉर्मूले को उठाता हूं, ठीक है, काम चलाऊ फॉर्मूला, चलो काम चलाऊ मतलब कांस्टेंट फॉर्मूला तो लग ही जाएगा ना। तो चलिए एक चीज सुनना, सबसे पहली बात, छोटे छोटे नोट समझिएगा। सिंस वर्क का फॉर्मूला आपने F डॉट एस निकाला, अब ये फॉर्मूला एटलीस्ट यूनिट, डायमेंशन और नेचर निकालने में तो मदद कर ही देगा। और चलिए डॉट प्रोडक्ट खोलिए, F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा, क्लियर है? तो चलिए वर्क का F है कॉस थीटा, चलिए यहां से डायमेंशन निकाल लो क्या? ठीक है, डायमेंशन निकालते हैं, इसलिए डायमेंशन मतलब ये फॉर्मूला काम चलाओ सही, लेकिन डायमेंशन यूनिट तो निकालेगा। तो डायमेंशन ऑफ W क्या निकली बोलो?
इसकी डायमेंशन फोर्स की ml t-2, डिस्प्लेसमेंट की l, इसकी ये रही l, cos थीटा की कुछ नहीं, m0 l0 t0 यानी 1। तो ये फाइनली डायमेंशन क्या निकली, ml2 और t-2, ये वर्क की डायमेंशन निकली। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W। फिर यदि मान लो ऐसा यूनिट बनाऊं, तो तुम्हें डायमेंशन से ऐसा यूनिट बनाना सिखाया था, और डायमेंशन यूनिट तो कोई सी बना सकते हो, फिलहाल मैं SI और CGS पे टारगेट करूं। ऐसे तो ब्रह्मांड में बहुत सारी यूनिट है। बताइए ऐसा यूनिट बनाने के लिए मास किसमें मेजर होना चाहिए, केजी में। लेंथ किसमें मेजर होनी चाहिए, मीटर में। उस पर स्क्वायर है, सेकंड-2 यूनिट बनाना मैं पहले ही सिखा चुका था, तो इसलिए ये इजी हो जाना चाहिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड-2। सीजीएस यूनिट बनाए तो मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड, पर लेंथ पर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर, टाइम पे -2, सेकंड पे -2, तो ये सीजीएस यूनिट हो गई। और यदि याद दिलाऊं तो इसको शॉर्ट में जूल बोलते हैं। इसी को इतनी लंबी यूनिट बोलने की बजाय आप खाली जूल बोल सकते हो। ठीक है, बोलना जूल है लेकिन लिखना जे है। याद रखना, ये लिख दिया है मैंने जे का मतलब ही किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड-2 है। इतना लंबा बोलने से बचना चाह रहे हो, दैट इज शरीर जरूर 1 जूल है, शरीर जरूर जूल का है, लेकिन आत्मा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड-2 ही है। और इसको शॉर्ट में याद है किसी को नेम, किसी को याद है इसका नाम शॉर्ट में, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं, सीजीएस अर्ग, बिल्कुल ठीक, अर्ज। ठीक है, तो शरीर जरूर 1 अर्ग का है, लेकिन अंदर आत्मा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड-2। और इनको जब आपस में कन्वर्ट करोगे, कर चुका हूं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 1 जूल इक्वल टू, किसी को याद हो तो जल्दी बोलो, किसी को याद हो तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷। भूमिका जीत गई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और कोई, जी हाँ, इच्छा ने भी लिखा, और माइनस नहीं, अच्छा नहीं, माइनस नहीं, आदित्य, ठीक, 10⁻⁷ अर्ज। ये इनमें कन्वर्जन रिलेशनशिप है। यार ये फॉर्मूला एटलीस्ट इतना काम में तो आ ही रहा है। ठीक है, मान लिया असली फॉर्मूला ये है, ठीक है, F.ds, ये उसी समय काम करेगा जब फोर्स कांस्टेंट है। तो ये, अच्छा एक चीज और सुनना, मैं V बराबर S/T 9th में पढ़ के आया, और V बराबर ds/dt 11th में पढ़ लिया। ये दोनों फॉर्मूले में ये ज्यादा हाईली एक्यूरेट है, पर फिर भी डायमेंशन दोनों एक जैसी निकालेंगे, यूनिट एक जैसी निकालेंगे, नेचर एक जैसे ही पता चलेगा, तो इसलिए उसके लिए हम फिर इतने हैवी को कष्ट नहीं देते। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए। फिर एक और चीज ऐड करता हूं, वैसे तो सब नोट्स में है, टिक टिक 1 2 3 4। अब आ जाइए, एक और चीज वर्क से पता चलती है, ये क्या, इस वर्क के फॉर्मूले को गौर से देखना, इसको घूर घूर के देखना ढंग से। पहली बात, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है, और डॉट प्रोडक्ट से निकलने वाली क्वांटिटी, सेंटेंस पूरा करो, डॉट प्रोडक्ट से निकल, बताना A डॉट B से क्वांटिटी जो निकलेगी वो स्केलर निकलती थी या वेक्टर निकलती थी। A डॉट B से जो आंसर आएगा, याद करो, स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, ये मैं पूछ रहा हूं। जी हाँ, दिया, स्केलर निकल के आता था, तभी इसका नाम डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ स्केलर प्रोडक्ट भी निकला था। तो याद रखिएगा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क में डायरेक्शन नहीं होती है, वर्क इज ए स्केलर। वो मैं यहां लिखना भूल गया, डायमेंशन, यूनिट और नेचर में एक साथ ही लिखता हूं जनरली। अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, ये तो पता चल गया कि वर्क स्केलर है, लेकिन इस स्केलर का एक नेचर बताता हूं, एक और नेचर। वर्क को F.S लिख दो, या इसे खोलोगे तो F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। क्योंकि ये F वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इतना हिस्सा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। F वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, सतयुग में भी कलयुग में भी। S वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि दुनिया के किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसने साहब कह दिया कि भैया हम तो पॉजिटिव है, एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड भैया वैसे भी मॉड लग रहा है उनमें। लेकिन एक चीज और बता दूं, यदि मैं ये एफ वेक्टर लिखा, ये तो वेक्टर हो गया, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ी नहीं नेगेटिव हो सकता। और एक छूट आपको पता हो, भले ही मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, तो आपको पता होना चाहिए ये वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, सॉरी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी। यदि मैं सिंपली वर्क का फॉर्मूला एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा
ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, तो फिर आपके अंदर ये बुद्धि होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव ही रहना है अब भी, क्योंकि है तो एफ का मैग्नीट्यूड ही ना, ये भी पॉजिटिव ही रहना है। अब रह गया कॉस थीटा। कॉस थीटा के बारे में हम क्वेश्चन मार्क मारेंगे अभी, क्योंकि कॉस थीटा ने कोई कमिटमेंट नहीं कर रखा कि भैया मैं तो पॉजिटिव भी हो सकता हूं, मैं तो नेगेटिव भी हो सकता हूं। आइए कॉस थीटा पे हम नजर मारते हैं। एटलीस्ट कम से कम हमें एफ और एस के साइन पे हमें मूड नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि एफ और एस सलमान खान बन चुके हैं इस समय। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी, मैं तो पॉजिटिव ही रहूंगा। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट करें, हाँ मैं भी पॉजिटिव रहूंगा। अब आइए कॉस थीटा का पोस्टमार्टम करते हैं। अब यदि आपको पता हो, थोड़ी सी इतनी सी भी मैथ पता हो, तो कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा, केवल कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। केवल फर्स्ट और सेकंड की बात करता हूं अभी थर्ड तक, क्योंकि वेक्टर में एंगल 180 से ऊपर जाते ही नहीं है। दो याद है, ये बात याद है आपको? अच्छा या नहीं, ये बात याद है? दो वेक्टरों का एंगल 180 से ऊपर जा ही नहीं सकता। दो वेक्टरों के बीच का एंगल 180 से ऊपर हो ही नहीं सकता, है ना? याद है ना? ठीक। तो अब सुनिए, केस दिखाता हूं आपको। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इफ केस फर्स्ट, इफ ये जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में हो, मैंने ध्यान रखना, ये जो थीटा है, ये भाई साहब जो थीटा है, ये 0 और 90 के बीच में हो। एक और चीज, मैंने 90 पे यहां इक्वल नहीं लगाया, 90 को एक्सक्लूड किया है, 0 को इंक्लूड किया है लेकिन 90 को नहीं, ठीक है ना? तो बताना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो हुआ। तो इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अप टू 90, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो इसका मतलब कॉस थीटा के साइन के बारे में कमेंट मारिए, कैसा होगा यदि थीटा इतने ही दायरे के बीच में रहता है? तो जी हाँ, कॉस थीटा रहेगा पॉजिटिव। तो बताइए, यदि कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अब ये भी कह रहा है यार चल मैं भी पॉजिटिव रहूंगा, तो फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट जो वर्क का साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वर्क का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट सीन, केस सेकंड, मैंने इसमें 90 को इंक्लूड नहीं किया ना। मान लो थीटा 90 पे आ जाए, तो थीटा एग्जैक्टली 90 हो, तो भैया कॉस थीटा के बारे में क्या कमेंट है आपका, बोलो? यदि थीटा एग्जैक्टली ये वाला थीटा 90 हो, बिल्कुल ठीक, तो भैया कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा नहीं देव, नेगेटिव नहीं होगा, कॉस 90 0, मैंने 90 ही लिया है एग्जैक्टली, 90 से ऊपर नहीं बोला मैंने, 90 ही लिया है। तो थीटा कॉस 90 0, तो इसका मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो देन फ्रॉम फर्स्ट वर्क कितना आएगा? 0 वर्क, क्योंकि ये कुछ आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा, ये भाई साहब ने धो दिया सबको, 0 हो गया। यानी वर्क 0 भी आ सकता है। और आप एक चीज सोचिए, एफ कुछ है, एस कुछ है, लेकिन थीटा 90 है, उसके बावजूद भी वर्क 0 आ गया। आप ये देखिए, मान लो ये कुछ है 10 20 30 जो भी है, ये भी कुछ 40 50 कुछ है, तो केवल इसके और इसके नखरे उठाने से मतलब नहीं है। यदि ये रूठ गया, ये रूठ गया, तो भी वर्क डन 0 हो सकता है। देखो, फोर्स यदि मैं नहीं लगाऊं तो वर्क डन 0 होगा, समझ में आ गया? क्योंकि डेफिनेशन ये थी, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ही नहीं लगा रहे तो वर्क डन 0। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो भी वर्क डन 0, क्योंकि डेफिनेशन में फील आ रहा है कि इफ बॉडी इज डिस्प्लेस, बॉडी डिस्प्लेस भी होनी चाहिए। मैं इस दीवार पे खूब फोर्स लगा लूं, लेकिन दीवार खिसकी तो नहीं, वर्क डन नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0 तब भी हो जाएगा। लेकिन एक और चीज एनालिस करिए, बन जाइए CID प्रद्युमन, कि थीटा 90 भी वर्क डन 0 कर देगा। इन 3 वजह से वर्क डन 0 हो सकता है, एफ के 0 होने से, डिस्प्लेसमेंट के 0 होने से, और थीटा के 90 होने से। ठीक है, तो ये थीटा के 90 वाला केस। फिर आ जाइए नेक्स्ट केस, केस थर्ड, इफ, अब कौन सा एंगल रह गए? देखो 0 वाला ले लिया, 0 से 90 के ले लिया, 90 भी ले लिया। अब आते हैं, यदि थीटा 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, चाहे वो 90.1 हो और 180 तक कुछ भी हो, अब मैंने 180 को शामिल कर लिया इसमें, 180 तक कुछ भी हो। अब आ गए आप सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां आ गए,
और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भाई साहब नेगेटिव होंगे, कॉस थीटा अब नेगेटिव होगा, होगा या नहीं होगा कॉस नेगेटिव, और कॉस नेगेटिव होगा तो ऊपर आ जाइए, वर्क को कैलकुलेट जब आप करोगे ये पॉजिटिव आएगा, भैया मैं तो पॉजिटिव हूं, भैया मैं तो पॉजिटिव हूं, ये क्या कहेगा नहीं मैं तो नेगेटिव हूं। एक नेगेटिव होते ही कहते ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो पूरा वर्क डन क्या हो गया नेगेटिव। तो यानी वर्क स्केलर जरूर है, लेकिन एक ऐसा स्केलर है जो पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी वर्क का साइन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तीनों में से कुछ भी। हम ना पता है क्या होता है, हमारी एक बुद्धि एक जगह फिक्स हो जाती है, कब, जब पहली बार जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो हम पढ़ाया जाता है डिस्टेंस स्केलर है ना, फिर पढ़ाते हैं कि ये डिस्टेंस स्केलर है और कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, हाँ भैया नहीं हो सकती नेगेटिव। फिर आता है स्पीड, उसके साथ भी ये स्केलर है, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो पता है हमारे दिमाग में एक चीज जबरदस्ती जन्म ले लेती है अपने आप ही, अच्छा तो स्केलर नेगेटिव नहीं होते, अच्छा है ना, इसका मतलब स्केलर नेगेटिव नहीं होते, यही मतलब है इसका। अरे भैया नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस जैसा एक ऐसा स्केलर है जो नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड एक ऐसा स्केलर है जो नेगेटिव नहीं हो सकता, मास एक ऐसा स्केलर है जो नहीं हो सकता नेगेटिव, टाइम एक ऐसा स्केलर है जो नहीं हो सकता नेगेटिव। पर क्या इन चार एग्जाम्पल ने से ये तय हो गया कि कोई भी स्केलर नेगेटिव नहीं हो सकता? अब नेगेटिव स्केलर सुनिए, चार्ज स्केलर होता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। टेम्परेचर स्केलर है, -5 डिग्री सेल्सियस सुना होगा, हो सकता है नेगेटिव। ऑन कर दिए मैंने, लाइट गई, लेकिन चलो कोई नहीं, इधर देखिए। तो उसी कड़ी में, कौन सी कड़ी में, कड़ी चावल वाला नहीं, वो उसी सीरीज में टेम्परेचर नेगेटिव निकला, चार्ज नेगेटिव निकला, है ना, वर्क भी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इस टॉपिक ने आपको ये तो सिखाया ही, देखो वर्क स्केलर होता है, हर रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, वर्क स्केलर होता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। आपको साथ में ये भी यदि याद हो जाए तो अच्छी बात है, किन परिस्थितियों में वर्क पॉजिटिव रहेगा, किन परिस्थितियों में वर्क नेगेटिव रहेगा और कब जीरो। एटलीस्ट कम से कम आपको इसमें एफ, इस वाले नोट में एफ और एस की टेंशन नहीं लेनी। वर्क पॉजिटिव हुआ थीटा की वजह से, वर्क जीरो हुआ थीटा की वजह से, वर्क नेगेटिव हुआ थीटा की वजह से। आइए कुछ एग्जांपल देता हूं पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क के, ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, पहले साइन सीखिए, वर्क का साइन भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, वर्क का साइन। तो अच्छा एक और चीज, मैं एक और चीज आपकी करेक्ट करूंगा 11th में। देखिए मान लो मैंने कोई बॉल ऊपर फेंकी, पहला एग्जांपल, ये मैंने बॉल ऊपर फेंकी, ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है ना, अपवर्ड मोशन है, ये एरो डाल देता हूं। फिर ऊपर ही थोड़ी नहीं रहेगी, एक जगह आके इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर वो लौटेगी। अब लौटने वाला पाथ भी मुझे डिस्कस करना है। अब लौट के आपको पता है पुराना हमारे आपसे जो दोस्ती हो चुकी है, कायदे से बॉल लौटती तो ऐसी ही, लेकिन फिर सेपरेट डिस्कस करने के लिए हम बना लेते हैं ऐसे, याद है ना, ऐसे ऐसे बना लेते हैं। पर इसका कतई मतलब नहीं है कि बॉल अपने आप जादू से ऊपर घूम गई, लेकिन हम सेपरेट होकर करके पढ़ सके, ये रहा ए, ये रहा बी, फिर फाइनली बॉल यहां आ जाएगी, दिस इज अगेन ए। ये बॉल का अपवर्ड मोशन है ए से बी, और ये बॉल का डाउनवर्ड मोशन है, फिर वापस बी से ए पे भी आएगी। अब देखिए केवल अपवर्ड अपवर्ड मोशन देखना है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ठीक है ना। मैंने वर्क का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा ये वाला क्यों यूज करूंगा, ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, याद करो। तो इस दौरान जो फोर्स इन्वॉल्व होगी वो mg इन्वॉल्व होगी, mg बताना, जब बॉल ऊपर आ जाएगी यहां पर तब mg लगेगी, देखो mg है ना, जब बॉल यहां आ जाएगी तब भी mg ही लगनी है, बदलनी नहीं है, ठीक है ना। ये तब भी mg ही लगी। जब लौट के आ रही है बॉल, अब ये लौट के आ रही है, रैंडमली यहां दिखा देता हूं, तो भी mg लग रही है। तो बताओ पूरे मोशन के दौरान फोर्स कैसी रही, सलमान खान, कांस्टेंट mg। और जब फोर्स कांस्टेंट हो तो बेचक ये लगाइए, बेचक ये लगाइए, कौन सा, एफ एस कॉस थीटा। अब सुनिए, एक शब्द आपको ठीक करना है, वर्क डन निकालो, ये शब्द ही नहीं होता फिजिक्स में,
ये भी शब्द नहीं होता फिजिक्स में, ध्यान रखना। वर्क डन निकालो, पूरा शब्द होता है वर्क डन बाई फिल इन द ब्लैंक्स फोर्स, ये निकालो। ध्यान रखना, वर्क डन निकालो, ये सेंटेंस से पीछा छुड़ाइए। वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो, ये पीछा छुड़ाइए। पूरा सेंटेंस होता है वर्क डन बाई डैश फोर्स निकालो। डैश माने जो भी फोर्स इन्वॉल्व है, जो भी, जैसे इस समय ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है, तो सेंटेंस हो जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। वर्क डन बाई, मान लो कभी अप्लाइड फोर्स हो तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स निकालो। मैं अलमारी खिसका रहा हूं, फ्रिक्शन भी चुल कर रहा है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स निकालो। वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन जो होती है। तो ध्यान रखना, वर्क डन कोई शब्द ही नहीं होता है, होता है तो वो निकल ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही अधूरा है। तो अब चलिए, अब जब मैंने बॉल फेंक दी, केवल एक ही फोर्स हम मान के चल रहे हैं अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि वर्क डन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, पहला सवाल, ठीक है, जब बॉल ऊपर ही ऊपर जा रही है, यानी फ्रॉम ए टू बी ओनली। अपवर्ड मोशन का मतलब फ्रॉम ए टू बी ओनली, मतलब वापस लौटते को नहीं देखना है, सिर्फ ए से बी तक देखना है। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, वर्क डन, ये थोड़ा मैंने आलसी पने में लिख दिया, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। समझना, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सेंटेंस सुनना, वर्क डन नहीं, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बताइए फोर्स कितनी, ए से बी तक जाने में फोर्स कितनी लगी, mg। कितना लिख दूं फोर्स की जगह, mg। ध्यान रखना, यहां वो वाली फोर्स लिखी जाएगी जो आपने यहां मेंशन करी है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो फोर्स है वो लिख दीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दूं, ए बी। डिस्प्लेसमेंट ए से बी हुआ है, जो भी एच पे जो भी है। अब मुझे बताइए इनटू कॉस, यहां थीटा कितना आएगा, फॉर्मूला में ये यूज कर रहा हूं, एफ की जगह mg लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह ए बी लिख दिया, कॉस थीटा क्या लिखूं। अब आप यहां सोच के समझ के बताइए। अभी तक सही आंसर नहीं आया है, किसी का नहीं आया है, टाइप लोग बहुत कर रहे हैं लेकिन सही आंसर नहीं आया, अभी भी नहीं आया है सही। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इच्छा का आंसर आया है अब 180। क्यों, देखिए देखिए बेटा, इधर एक और ने टाइप किया, रिद्धि ने। अब इधर देखिए मैंने क्या लिखा है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको इसके और इसके बीच का एंगल चाहिए, किसके बताओ, इसमें थीटा क्या है, पहले ये चीज सीखिए, थीटा क्या है इस फॉर्मूले में। देखो जॉर्ज वॉशिंगटन ने पता है क्या कहा था, मतलब एक कहा था उन्होंने, बहुत सारी बातें थी, एक बात उन्होंने बता दूं कि यदि मुझे किसी पेड़ को काट रहे हैं, मुझे किसी पेड़ को काटना है, तो मैं अपना 80% टाइम उस कुल्हाड़ी को धार देने में लगाऊंगा, कुल्हाड़ी को धार देने में लगाऊंगा, पैनिंग करने में, शार्प करने में, धार देने का मतलब शार्प करने में, उसके बाद पेड़ काटना आसान होगा। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, अब तो इतने दिन हो गए, दोस्ती हो गई होगी, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम पूरा खर्च कर लेता हूं, उसके बाद आपने देखा फ्री बॉडी डायग्राम वाले सवाल भी, हेलीकॉप्टर वाले सवाल भी समझ में आ जाते हैं। तो इसीलिए धार लगाइए और बारीकी से समझिए, ये बारीकियां समझिए कि वर्क डन नहीं होता, वर्क डन बाई फोर्स होता है, जो भी फोर्स आप। तो फिलहाल मैंने वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे थी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और बॉडी ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रही थी। समझना सब लोग। तो अब आप बताइए, मैंने हिंट दे दी, अब थीटा कितना आना चाहिए। अरे मैंने बोला ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड मोशन में हिंट हो गई कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है लेकिन फोर्स नीचे लग रही है, तो इसका मतलब यह 180 आएगा, ये 180 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है ये। और 180 डिग्री होते ही cos 180 की वैल्यू माइनस, इसी की वजह से माइनस आ गया, तो ये जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। हालांकि पूरा सॉल्व करना चाहो तो माइनस mg इंटू ए बी, mg की जगह mg, ab की जगह ab, cos 180 वाला माइनस हम यहां गया। चलिए दूसरी चीज सीखिए। अब ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, बॉडी नीचे भी आ रही है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जब वो नीचे आ रही है, यानी अब फ्रॉम बी टू ए देखना है आपको। अब केवल डाउनवर्ड मोशन को ट्रैक करिए, बी टू ए, नई घोड़ी नई चाल, नए सिरे से खेल रहे हैं। अब मुझसे कोई पूछे
वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैंने इतनी हरामखोरी कर दी, वर्क डॉट डब्ल्यू डॉट डी डॉट, ये गर्लफ्रेंड नहीं है इस समय, जीएफ क्या है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहां मैंने एक बार पूरा लिख दिया। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला है ना, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला लगेगा एफ एस कॉस थीटा, ये लगेगा। एफ की जगह रखूंगा मैं एम जी, एफ की जगह रखूंगा मैं एम जी, डिस्प्लेसमेंट नीचे ऊपर से नीचे हो रहा है, बी ए रखूंगा। अब थीटा बताइए कितना, बताइए थीटा कितना, सोच के बताइए। जी हाँ, थीटा 0 है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रही है, लग रही है ना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, अब ये 0 आएगा। तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो प्लस का एम जी इंटू बी ए आ रहा है। तो अब वर्क डन आया पॉजिटिव। आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव भी आ चुका है इसी, और मैंने जब क्वेश्चन चेंज कर दिया तो पॉजिटिव भी आ गया। एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लो एक रैंडम एग्जांपल देता हूं कि ये कोई बॉडी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको मैंने लात मार दी, ये इधर भाग रहा है, ये बॉडी इधर भाग रही है, मान लो इधर भाग रही है ना, इसमें तमाम फोर्स लग रही होंगी, उनमें से एक फोर्स एम जी इधर लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए और कैलकुलेट करके बताइए वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स का साइन क्या आएगा। अब इस वाले सीन में बॉडी हॉरिजॉन्टल भाग रही है, दिया, वेरी गुड, शाबाश, दिया ने तो आंसर भी दे दिया। और बोलो बेटा वर्क डन क्या आएगा इसमें, वर्क डन का साइन, सिल्की जवाब जो देना चाहते हो सही पहुंच रहे हो, लेकिन जवाब गलत हो गया। सुहानी आपने एंगल बता दिया, मैंने एंगल नहीं पूछा, मैंने वर्क डन पूछा, मैंने वर्क डन ही पूछा है। चलिए रिद्धि बताता हूं मैं, वर्क डन जब आप निकालोगे तो पहले तो सेंटेंस लिखना सीखो। मैंने क्या पूछा है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पूछा है मैंने, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फॉर्मूला लगेगा एफ एस कॉस थीटा। यहां वो वाली फोर्स रखते हैं जो यहां बोली जाती है, यहां वो वाली फोर्स रखते हैं जो यहां, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह एम जी रखिए, एफ की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह जो भी होगा वो रख देंगे। लेकिन बेटा कॉस 90 रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा 90? हमें, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनके बीच का एंगल होता है ये, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, इन दोनों के। अब फोर्स ऐसे लग रही है एम जी, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, जो फोर्स यहां मेंशन की है, एम जी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एम जी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल 90 है, और कॉस 90 होते ही ये वर्क डन 0 हो जाएगा। अच्छा चलो, ये क्योंकि कोई सरफेस है, बॉडी इस पे स्लाइड कर रही है, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगी, नॉर्मल रिएक्शन भी होगी, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो कितनी आएगी, बताओ। चलो आप बताओ। अब मेरा क्वेश्चन है वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, फिर 0 आएगी, बिल्कुल ठीक। क्यों आएगी 0? क्योंकि अब जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स होगी तो ये लगाएंगे। अब कौन सी फोर्स रखनी है मुझे, यहां एन रखना है, कौन सी फोर्स रखनी है मुझे यहां, जो यहां मेंशन की गई है, जिस फोर्स का वर्क डन निकालना है वो वाली फोर्स रखनी है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो रख देंगे, लेकिन यहां पर भी इन दोनों के बीच का एंगल 90 रहा, तो वर्क डन हो गया 0। आइए आपको एक बहुत बढ़िया सवाल कराता हूं जो आपको साइन को क्लियर करने में और मदद करेगा। केवल साइन तो क्लियर करेगा ही, थोड़ा बहुत वार्म अप क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। मुझ एनसीईआरटी है, ठीक है, और समझने की और कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास पेज नंबर, जब आप 134 खोलोगे, पेज नंबर 134, ठीक है, उस क्वेश्चन को करते हैं पेज नंबर 134 पे। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6.2। अच्छा सवाल है बेटा, पेज 134 और एक्सरसाइज का 6.2। अब बॉडी ऑफ मास 2 kg, मैं यहां लिख देता हूं, मास 2 kg है, बॉडी का मास 2 kg है, एट रेस्ट है, यानी इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, एफ अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल, चलो वो मैं फिगर में दिखा दूंगा,
7 न्यूटन ऑन अ टेबल विद अ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जिस टेबल पे वो ब्लॉक है उसका काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.1 है। तो कंप्यूट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स in 10 second, work done by friction in 10 second, work done by net force on body in 10 second, change in kinetic energy of the body in 10 second। ठीक है, ये सब आइए पहली बार। अच्छा, बॉनी आपकी अच्छे सवाल से हो रही है। सीन ये है बेटा कि ये एक ब्लॉक है, सब लोग देखना बेटा, ये एक ब्लॉक है। इनिशियली ये रेस्ट पर है, U0 लिख देता हूं, अभी रेस्ट पर है, लेकिन इस पर एक फोर्स लगाई गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ए लिख देता हूं। एफ ए माने अप्लाइड फोर्स, ए फॉर अप्लाइड फोर्स। कितनी लगाई है क्वेश्चन में? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन फोर्स लगी है इस पे। अब आप बताइए, क्योंकि उसने ये टेबल है कोई, ये उस पर ब्लॉक रखा है, और हाँ उसने साफ बोला है हॉरिजॉन्टल फोर्स है। आड़ी तेरी तिरछी नहीं है, मैं एरो तिरछा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सवाल ने साफ बोला है हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब बताइए इसके अलावा इस पे और कौन कौन सी फोर्स है? क्योंकि उसने कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोला है। ये बॉडी जब इधर भगना स्टार्ट होगी, सुनिए, अभी तो ये रेस्ट पर है, ठीक है, फिर ये माना 10 सेकंड में, तभी तो यहां से यहां कहीं पहुंचेगी। बोलो 10 सेकंड में तो आगे पीछे कहीं ना कहीं हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी भी आ जाएगी। थोड़ा ये दिखा दिया। तो मुझे ये बताइए, मैं क्या बता रहा था मैं यहाँ, हाँ यहां बताते हैं। यहां इस पर एक तो 7 न्यूटन फोर्स लग रही है एफ ए, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना एफ के, एक mg लग रहा होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन। ये 4 फोर्स लग रही होंगी। यूज टू हो चुके हो या नहीं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए? अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन की, जो उसने बोल रखा है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा क्योंकि बॉडी इधर मूव कर रही है, mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा। ये 4 फोर्स लग रही है इस पे। उसने बोला है कि 0। अच्छा, यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, ठीक है, और 10 सेकंड में वो यहां से यहां आ गया। तो इस 10 सेकंड में अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क डन किया, फ्रिक्शन ने कितना किया, और यहां वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी, वो हमें अभी पता नहीं है भैया, वो नहीं पता हमें अभी यहां कितनी वेलोसिटी हो गई। और ये 10 सेकंड लगे यहां तक ना, हमें यहां का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता अभी, ठीक है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं। क्या ये बॉडी ऊपर नीचे ऐसे गई? नहीं गई। तो इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, इसे x लिख देता हूं, इसे y। तो y डायरेक्शन में तो मजे हैं हमारे और आपके, ठीक है। सिंस अब मैं फॉर्मेलिटी नहीं लिख रहा हूं, n इक्वल टू mg होगा या नहीं होगा? बोलो जल्दी बोलो, n इक्वल टू mg होगा ना, क्योंकि बॉडी ऐसे ऐसे नहीं गई। मैंने लिखा नहीं है लेकिन बताइए, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे नहीं गई, तो n इक्वल टू होगा mg। तो m कितना है बेटा? 2, ये 9.8, तो कितना हो गया ये? 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 19.6 न्यूटन। 19.6 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। अब सिंस एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन होता है, कुछ ही दिनों पहले पढ़ा है हमने काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एफ के म्यू के इंटू एन होता है कि नहीं? म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू उसने दे रखी है 0.1, नॉर्मल रिएक्शन दे रखा है उसने 19.6। तो इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे एक्टिवेटेड है वो है 1.96 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। यानी ये वाली वैल्यू आपने खुद मेहनत से निकाल ली, ये दे रखी है 7 न्यूटन, पक्का? ठीक। अब बताइए, सिंपल फिजिक्स के स्टूडेंट हो, y डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट है ना। देखो ये 7 न्यूटन है और ये 1.96 है। तो यूजिंग f बराबर ma along, यूजिंग f बराबर ma along x डायरेक्शन, तो बताइए वापस वही दिन आ गए। f की जगह क्या रखोगे? बोलो, रख के बताओ, f की जगह क्या रखोगे? f की जगह रखोगे fa माइनस एफ के, बिल्कुल ठीक सिल्की। बोलो बेटा, और भी लोग टाइप कर दो एक। इस f की जगह अब क्या रखना पड़ेगा? ध्यान करो, t माइनस mg माइनस t। हाँ बेटा इच्छा बिल्कुल ठीक, हाँ ये भाई। तो आपको इसमें से ये फोर्स घटानी पड़ेगी। तो आप मुझे अलाउ करो तो 7 माइनस 1.96 कर दूं। आपने ठीक टाइप किया था, मैं बता दूं क्या टाइप किया है आप लोगों ने, वो बिल्कुल ठीक है। आपने ठीक एफ ए कैपिटल ये टाइप करके मुझे भेजा है कई लोगों ने, ये ठीक है, यही है। एफ ए में से एफ के घटा दो, ऐसे इक्विलिब्रियम। इसने इसको कैंसिल कर दिया पर ये नहीं कर पाए कैंसिल।
तो एफ ए की वैल्यू 7 है और एफ के इसीलिए कैलकुलेट किया है 1.96। मास कितना है बॉडी का 2 इंटू ए, तो ये कितना बचेगा बेटा 7 में से एक 6 5.04। देखना ये मेरी मदद करना थोड़ा सा 2a 5.04 ही आ रहा है ना ये, और एक्सेलरेशन हो गया 5.04/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पहले आप एक चीज सोचिए कि ये बॉडी यहां से यहां तक आई है ना, इतने एक्सेलरेशन से आई है, इस एक्सेलरेशन से आई है, तो यानी ये है एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब बताइए, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, आपको ये पता है इतना एक्सेलरेशन है, आपको ये पता है 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन लगाए रखना है हमको, तो क्या हम ये एस निकाल सकते हैं या नहीं? क्या हम इस एस को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हो? अच्छा, मैं एस के पीछे क्यों पड़ा हूं? एस मेरी क्रश है इसलिए नहीं, एस के पीछे इसलिए पड़ा हूं क्योंकि पूछा तो मुझसे वर्क डन है ना, और वर्क डन के फॉर्मूले में है ना एफ एस आता है, वर्क डन के फॉर्मूले में एस आता है, और उसने पूछा है 10 सेकंड में कितना वर्क डन हुआ, तो 10 सेकंड में वर्क डन तो बाद में निकलेगा, पहले 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तो निकल आए। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम ये वाली इक्वेशन लगा लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही इक्वेशन काम कर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो u 0 है, 10 सेकंड, हाफ ए कितना है बेटा, कैलकुलेटर ऑन कर लो, ए की वैल्यू इतनी है, और टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर। बताना बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके बताइए, मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं जब तक। ये आ रहा है 126 मीटर। पहले इतना स्क्रीनशॉट लेना है, इतना स्क्रीनशॉट लो, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है? एक काम और कर लीजिए, अच्छा एक काम और कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना? एक मिनट, एक काम और, क्योंकि उसने एक सवाल और पूछा है कि इस समय की काइनेटिक एनर्जी निकालो। भले ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने ऑफिशियली पढ़ाया नहीं, अभी आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना? ठीक है, मैं भी पढ़ा दूंगा जब आएगा, लेकिन एक काम करते हैं, वी स्क्वायर और निकाल देते हैं, क्योंकि बेटा जब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बेटा। एक फॉर्मूला होता है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी तो है, ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट वी स्क्वायर निकालने में मदद कर देगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 है, 2 की जगह 2, a की जगह 5.04/2, यही तो एक्सेलरेशन था ना, और s आप ही लोगों ने 126 निकाला है। तो बेटा ये 2 से 2 मैं काट देता हूं, ये दोनों मल्टीप्लाई करना, 126 और 5.04 का मल्टीप्लाई करना बेटा प्लीज जल्दी से। ठीक, 635.04। अब स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी सवाल करवाना है, तो अब मैं इसमें से मतलब के रिजल्ट लिख लेता हूं जो मुझे अब आगे चाहिए होंगे। मतलब के रिजल्ट क्या लिख लेता हूं, देखिए, अप्लाइड फोर्स कितनी लगी 7 न्यूटन, ठीक है? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया, काइनेटिक फ्रिक्शन 1.96 था, काइनेटिक फ्रिक्शन ये है ना 1.96 न्यूटन, ठीक। और क्या चाहिए बताना, 10 सेकंड में इन 10 सेकंड इन टी इक्वल टू 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट 126 मीटर निकला, और वी स्क्वायर ये निकला 0.4। वैसे इसकी यूनिट होगी वी स्क्वायर वाली, वी वाली यूनिट नहीं होगी इसकी, वी स्क्वायर वाली होगी, ठीक। उधर का मैं मिटा देता हूं। अब सुनना, क्वेश्चन अब पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन, सिंस, अच्छा इसमें इन्वॉल्व मजे की बात यह है कि सारी फोर्स कांस्टेंट थी, ये भी कांस्टेंट रही, 7 से 7.5 या 7.25 नहीं हुई, ये भी वही रही, ये भी सब कांस्टेंट है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। अब पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल है, कंप्यूट द वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। ध्यान रखना, देखो आ रहा है ना, वर्क डन शब्द नहीं होता, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। तो पहला सवाल, वर्क डन बाई अप्लाइड या वर्क डन बाई एफ ए, यही तो पूछा है, वर्क डन बाई एफ ए, ये पूछा है वर्क डन बाई एफ ए। तो बेटा डब्ल्यू फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यही, ये जो होता है
एफ की जगह एफ ए में लिखूंगा, जो यहां फोर्स मेंशन होती है वो वाली फोर्स लिखते। क्लियर है? वर्क डन बाई एफ ए, तो एफ ए लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डालूं बताओ? इन दोनों के बीच का एंगल कितना डालूं मैं? जल्दी बताइए। 0, बिल्कुल ठीक। अच्छा, वेरी गुड। और बोलो बेटा, ये एक समझ में आया कि अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। एफ ए इधर है, बॉडी भी फुर्र से इधर खिसकी, तो जो फॉर्मूले में आ रहा है इन दोनों के बीच का एंगल वो 0, तो ये 0 होगा। अब वैल्यू रख देता हूं। एफ ए है 7, ये 126 है, और cos 0 की वैल्यू 1 करना बेटा मल्टीप्लाई। 7 6 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 1 7 1 882 जूल। और ये प्लस का और आ रहा है, ये भी बता दो, क्योंकि cos 0 प्लस। दिस इज अ वर्क डन, सॉरी वर्क डन नहीं है, ये वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इस सिस्टम पे इतना है। फिर एक और सवाल पढ़िए। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा सवाल क्या पूछा है उसने? वर्क डन बाई फ्रिक्शन। हाँ, तो अब आप बताइए, वर्क पूरा लिखना पेपर में, WRK DONE, वर्क डन बाई एफ के। अब उसने ये पूछा है वर्क डन बाई एफ के, फिर क्या लेंगे? फॉर्मूला लगेगा एफ एस कॉस थीटा, फिर वही लगेगा। लेकिन अब एफ की जगह क्या लिखना है मुझे ये बताओ? पहले तो बताओ एफ की जगह क्या लिखना है? इस एफ की जगह लिखना है एफ के। जो फोर्स पूछी है वो फोर्स रखनी है। डिस्प्लेसमेंट 126 होगा। अब थीटा की जगह क्या लिखना है? अब थीटा की जगह क्या लिखना है ये बताओ? थीटा। अब आपको इन दोनों के बीच का एंगल लिखना है, इन दोनों के बीच का, हाँ, जो 180 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, वेलोसिटी से पता चल जाता है डिस्प्लेसमेंट है ना ये, और काइनेटिक फ्रिक्शन पूरे मोशन के दौरान पीछे उल्टा ही रही, तो ये 180 होगा। अब एक काम और कर लीजिए, ये भी W, ये भी W, वैल्यू तो अलग है, तो एक काम करते हैं, इसे W1 लिख देते हैं, इसे W2 लिख देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये इसी बोर्ड पर दोबारा W अलग आ रहा है। दिस इज वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के की वैल्यू 1.96 है, मैग्नीट्यूड 1.96, डिस्प्लेसमेंट 126 हुआ है, और cos 180 की वैल्यू -1। तो बेटा प्लीज अपना कैलकुलेटर लगा के प्लीज जवाब देंगे। कितना आ रहा है कि मैं पीछे से देख लूं, देखता हूं मेरे पीछे से अच्छा, -246.96। मैं पीछे खोल नहीं पाया, देखना यही आ रहा है, -246.96 जूल। वर्क डन भाई, ये भूमिका का आंसर था सबसे पहले, फास्ट। तनिष्का वगैरह, तनिष्का भी आंसर दे रही है। चलिए, आ रहा है कुछ कुछ समझ में? दिस इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। चलिए, अब उसने जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है, उसने बोला है वर्क डन बाई नेट फोर्स। नेट फोर्स यानी ये जो इतनी सारी लग रही है कुल मिला के। तो अब सुनिए तीसरा, ठीक है, तीसरा वर्क डन बाई, देखो मुझे तीसरा निकालना है, वर्क डन बाई नेट फोर्स, ये निकालना है, ठीक है। तो अब आप बताइए W3, यहां लिख देता हूं, वर्क डन बाई W3 एफ एस कॉस थीटा। तो बेटा मैं यहां एफ नेट लिखूंगा। अब एफ नेट लिखूंगा भैया, जब यहां ये था वर्क डन बाई अप्लाइड निकालो, तो मैंने एफ ए लिख दिया। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, तो यहां एफ के लिख दिया। और अब बोलना है वर्क डन बाई नेट फोर्स, तो मैं नेट फोर्स लिखूंगा। नेट फोर्स कितनी है इस पे बताओ? ये दोनों देखो 4 फोर्स हैं, इन चारों का रिजल्टेंट निकालना है। इसने इसको कैंसिल कर दी, ये तो खत्म। नेट फोर्स समझना तनिष्का, इसने इसको कैंसिल कर दी, इनका तो दोनों खत्म। अब ये रह गई 2, ये 7 थी, ये 1.96 थी। तो बताइए एफ नेट कितनी है? कैलकुलेट करके बताइए सिस्टम पे एफ नेट कितनी है? 7 न्यूटन इधर और माइनस का 1.96 इधर, तो नेट फोर्स 5.04 थी। नेट फोर्स 5.04 थी, ठीक है। और एक और चीज, अभी रुको, थी तो इस पे 4 फोर्स, लेकिन 4 में से 2 कैंसिल हो गई क्योंकि बॉडी इधर उधर नहीं हुई। फिर आप मुझे बताओगे नेट फोर्स किधर की ओर हुई? नेट फोर्स फाइनली हुई किधर? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये 7 थी, ये 1.96 थी, तो ओवरऑल नेट फोर्स इधर ही रही, इधर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एफ नेट 5.04 रख दिया, डिस्प्लेसमेंट 126 रख दिया। बताइए कॉस थीटा कितना रखूंगा मैं? अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए।
इन दोनों के बीच का, तो ये वाली फोर्स थी किधर, इधर ही थी ना नेट फोर्स, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0। बताइए कितना आ रहा है आंसर, ये सॉल्व करना बेटा, कितना आ रहा है ये, प्लीज बताना, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है। 635.04 प्लस का 635.04 जूल। ठीक है, ये भी आ गया। अब मैं यहां पर आपकी एक चीज और ऐड करता हूं, पता है ये जो वर्क डन बाय नेट फोर्स है, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो आप, एक और तरीके से निकाल सकते हो। वो क्या, बताता हूं कैसे। बताना, इस सिस्टम पे 4 फोर्स थी, इस सवाल में ये वाला वर्क डन पूछ लिया गया कि बता तैने कितना काम किया, एफ ए पूछ लिया ना, वर्क डन बाई एफ ए। इस सवाल को खत्म होने से पहले यदि ये दूसरी मीटिंग खत्म हो जाए तो तीसरी में थोड़ी देर के लिए आ जाना प्लीज। हाँ, ये पूछ लिया कि इसने कितना वर्क किया, ये पूछ लिया इसने कितना वर्क किया। आप एक काम और करो, क्या आप मुझे बता सकते हो, केवल मैं यदि ये पूछूं, अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स W3 निकाल के बताइए कितना। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, शाबाश इच्छा, शाबाश भूमिका, जल्दी बोलो, सिल्की नहीं उत्सव, शाबाश। वर्क डन, ये 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि जब आप एफ एस कॉस थीटा लगाओगे तो एफ की जगह रखोगे mg, क्योंकि जो फोर्स इन्वॉल्व है वो लोगे, डिस्प्लेसमेंट लोगे 126, लेकिन कॉस, अब बताओ थीटा कितना रखोगे। अब आप इन दोनों के बीच का एंगल रखोगे जो कि 90 है, क्योंकि mg इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर रहा 90। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो W3 0 हुआ। ठीक है, अच्छा एक और इन्वॉल्व है, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फोर्स तो ये भी है, जल्दी बता दो ओरली W4 कितना आएगा। वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, हाँ बेटा आदि बिल्कुल ठीक, दिया, भूमिका, इच्छा वेरी गुड, सुहानी वेरी गुड, ये भी 0 आएगा फिर। चलो इतने तो होशियार हो गए आप। अब सुनिए, रुको, ये जो नेट वर्क डन है, या तो ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे, या ऐसे भी निकाल सकते हो। नेट वर्क डन यदि निकालना है नेट, तो उस सवाल में जितनी भी फोर्सेस हैं, जितनी भी, उन सबका अलग अलग वर्क डन निकाल लो। तूने कितना किया, तूने कितना किया, तूने कितना किया, तूने कितना किया, और उन सबको सिंपल जोड़ दीजिए। बेटा वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल जोड़ दीजिए। W1 माने अप्लाइड फोर्स ने कितना किया, 882 रखिए, यहां जैसा साइन है माइनस का रखिएगा जो भी है। W3 W4 तो 0 है। ये सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, ये बताइए, ये सॉल्व करके बताइए, यही आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, ये भी जब आप ये वैल्यू रख दोगे, -246 रख दोगे, W3 0 W4, तो ये भी यही आंसर आएगा, प्लस 635.04 जूल। नेट वर्क डन निकालने में कभी ये फॉर्मूला हमें इजी लगता है तो कभी ये इजी लगता है, इसलिए दोनों सीखिए। ऐसे भी निकाल सकते हो नेट वर्क डन, और ऐसे भी निकाल सकते हो, सभी फोर्सों का अलग अलग वर्क डन निकाल के जोड़ दीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसमें एक सवाल और रह गया है, जल्दी से। इस सवाल को करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अच्छा ऐसी कोई तोप भी नहीं है। बेटा ये सवाल लंबा है, कठिन नहीं है, स्क्रीनशॉट लो पहले। ये सवाल लंबा है, कठिन नहीं है, ठीक है, लंबा और कठिन होने में अंतर होता है। चलिए अब एक चीज और पूछिए इसमें, मैंने इसमें नेट वर्क डन, जो नेट वर्क डन निकला है उसको लिख देता हूं, वो निकला है 635.04 जूल। अब अगला सवाल क्या पूछा है उसने, ये तो हो गया वर्क डन के, एक सवाल और पूछा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड, चेंज इन। चौथा सवाल समझिए बेटा क्या पूछा है उसने डेल्टा के ही पूछा है, तसल्ली से सुनना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। चेंज इन, लो डेल्टा नहीं समझे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा चेंज इन कैसे निकलता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसी तो निकलता है चेंज। मैंने इसको शॉर्ट में ये लिख दिया था डेल्टा के, ताकि इन सिंबलों को जंग ना लगे, ये जो सिंबल है इनमें जंग ना लग जाए, ठीक है, डेल्टा के। अब आप बताइए फाइनल काइनेटिक, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर,
माइनस इनिशियल का फॉर्मूला हाफ एम यू स्क्वायर। देखना जैसी स्पीड होगी वो रखोगे। अब u तो जीरो है ना, u जीरो है तो बताना हाफ एम वी स्क्वायर, ये जीरो करूं पहले तो। अब हाफ की जगह हाफ, मास कितना है बंदे का 2 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर 635.04, 2 से 2 कट गया तो पता है डेल्टा के ही क्या निकला आपका 635.04 जूल। ये क्या निकला है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकला है ये? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ गया यहां तक समझ में? ये बताओ, जो यानी उसने जो जो पूछा हमने वो निकाल दिया। अब मेरे कहने पर बस मेरा आज का एक लास्ट डायलॉग और सुन लीजिए, फिर क्लास फ्री करता हूं आपको। पढ़िएगा, इतना रिवाइज करके आइएगा। उसने लास्ट में डी के बाद भी नहीं छोड़ा, एक लाइन और बोल दी है, एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। आप उसे ऐसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ही है, वो नाम से नहीं है पर वो क्वेश्चन ही है, एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। कुछ दिनों बाद एक थ्योरम आएगी, उसे मैं अभी नहीं समझा सकता। एक थ्योरम आएगी, वो ये कि सिस्टम पर जो नेट वर्क डन होता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हमेशा बराबर आते हैं। ये एक थ्योरम आएगी। जैसे एक थी ना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम थी ना कि इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जैसे एक थ्योरम थी वैसे एक थ्योरम आप यहां पढ़ोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताना सी क्वेश्चन ये था कि नेट वर्क डन निकालो, वो ये रहा, और डी क्वेश्चन ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, वो ये रहा। दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे? बहुत ही फेमस थ्योरम आपका इंतजार कर रही है और इस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए एक आध होमवर्क दे देता हूं बेटा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6.11 करिएगा। 6.11 अभी तो इतना ही कर पाओगे आप बेटा, नहीं 6.13 भी कर सकते हो, 13 भी कर सकते हो। जो 13 कर लेगा उसका बुद्धि का विकास अच्छा है। चलो आप इतना करिएगा, अभी धीमे धीमे मजबूत कर दूंगा। ओके बेटा।